हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं? आज हम यहाँ पर हैं सीएमएडी के प्रैक्टिकल पार्ट के, जो आपका कॉस्ट ऑडिट है, पेपर नंबर 17। उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो हमने पढ़ा था प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, वैल्यू एडेड का, और क्या क्या पढ़ा था उसमें। हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे और कुछ एवं इधर उधर के क्वेश्चन भी पढ़े थे, रेशियोज पढ़ा था, राइट। तो ये सब चीजें, अब इनके क्या क्या एमसीक्यूज आज तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या आपके मॉड्यूल वगैरह में कवर है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, शुरू करते हैं कॉस्ट ऑडिट एमसीक्यूज प्रैक्टिकल पार्ट। तो देखो, बहुत ही आसान आसान से एमसीक्यूज यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे। कॉस्ट ऑडिट को भैया इन लोगों ने छोड़ रखा है बढ़िया से एकदम, कि भैया बहुत इजी पेपर देने वाले हैं हम लोग, और आराम से तुम लोग 70 80 ये इतना स्कोर कर सकते हो। सर इतना स्कोर? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अगर तुमने ढंग से पढ़ा है ना, थियोरी वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह। तो कॉस्ट ऑडिट क्या है? एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तुम्हारे। अगर तुम दोनों ग्रुप दे रहे हो तो दोनों ग्रुप को एक बार में एग्रीगेट का टेंशन नहीं रहेगा, पर सिंगल ग्रुप में कोई एग्रीगेट का टेंशन नहीं। मान लो इस एक अकेले पेपर में तुम कितना स्कोर कर लो, मान लो कि तुम 80 स्कोर कर लियो। 80 यार, 200 में से अगर 80 तुम इधर हटा देते हो तो बचता है 120, मतलब एवरेज 40 नंबर ही बनाना होता है पास होने वाले बच्चे के लिए। और ये पेपर बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है, ये पेपर बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो बड़ा ध्यान से, है ना, मतलब लाइटली नहीं लेना। मतलब स्कोरिंग है, इजी है, तो हम क्या करते हैं, लाइट ले लेते हैं, और लाइट लेंगे तो क्या होगा, इसको फिर मार्क्स उतने ही रह जाते हैं। इसको और अच्छे से प्रिपेयर करो और बढ़िया से प्रिपेयर करो, ताकि एग्रीगेट का झंझट ही खत्म। और दो ग्रुप दे रहे हैं तब भी भैया, अगर आप 70 80 स्कोर करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। 70 स्कोर करने का मतलब पता है, 50 नंबर ऑन एन एवरेज चाहिए होते, 50 मार्क्स, 50%। 70 नंबर किसी पेपर में लेके आ रहे हो, मतलब वो 20 नंबर की हेल्प कर रहे हैं आपको बाकी अदर पेपर्स में। तो ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जहां पर देखो क्या होता है, जो थोड़ा कमजोर होता है ना, उसी को मारा पीटा जाता है। समझ रहे हो तुम लोग? तो जिधर कमजोर नजर आए ना, उसको मार पीट लो। अगर उसको भी नहीं मारा पीटा ना, तो कैसे जीतेंगे भैया, है ना। तो जरूरी है कॉस्ट ऑडिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए देखो, फटाफट से एमसीक्यूज बहुत आसान आसान आते हैं और रिपीटेटिव आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 डील। अच्छा, पहले मैं बताता हूं, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर क्या है, या फिर नंबर दिया होगा उसका नाम क्या है। तो है ना, जितने भी सीएस है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, उनके क्या कर लेना, नाम और नंबर रट डालना, है ना। जिस नंबर के साथ नाम को रट डालना, ऐसे नहीं कि नाम अलग रट डालो, नंबर अलग रट डालो, ठीक है। जैसे नंबर तो हो गया 1 to 24, अब नाम देख लेते हैं। नाम विद नंबर, ऑब्वियसली है ना। तो ये क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है कि भैया ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेट कर रहा है। तो चलो देखो, CS5 किससे रिलेट कर रहा है? इट डील्स विद द इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख रखे हैं साथ साथ में। तुमको जो शीट मिल रही है उसमें मैंने आंसर्स नहीं दिए हैं। नीचे एमसीक्यू अलग से आंसर शीट बना रखी है तुमको पूरा टेबल के अंदर, तो तुम एक बार फिर से ट्राई कर लेना। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 डील विद किसके साथ है? सर ये डील किससे कर रहा है? इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से ये रिलेटेड है, CS5। फिर उसके बाद केस दे रखा है। केस जो गिवन है उससे हमको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? सेकंड से लेकर 6 तक के क्वेश्चन हमको इससे सॉल्व करने हैं। और ये एग्जाम कौन से में आया था? ये जितना मुझे याद है, ये आया था जून 2025 के एग्जाम में। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, मतलब इसके लिए कुछ पढ़ने की भी जरूरत है क्या? तुम नॉर्मल कॉस्टिंग का दिमाग अगर किसी के पास है तो वो ये कॉस्ट का ये वाला क्वेश्चन कर देगा। देखो, एबीसी लिमिटेड विच इज मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैज 2 डिवीजन। इसके 2 डिवीजन है, एक असेंबली, दूसरा फिनिशिंग। द 2 डिविजन आर ऑपरेटिंग एज कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे कॉस्ट इनकर होता है। प्रेजेंट एक्टिविटीज एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन द असेंबली डिवीजन एंड फिनिशिंग डिवीजन इन अ ईयर आर एज अंडर। क्या क्या है देखो, नंबर ऑफ सेट असेंबल्ड कितने हैं? 14,000। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे रखा है आपको, ऑफ पार्ट परचेज फ्रॉम द मार्केट, अदर वेरिएबल ओवरहेड, इसमें वेल्डिंग कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट फॉर द यूनिट। एक्चुअली ये क्या है, ये दे रखे हैं आपको किसका? असेंबली डिवीजन का। किसका? इधर, इधर लिखते हैं। ये जो डेटा है ना अपने को, ये असेंबली डिवीजन का है, असेंबलिंग डिवीजन। ओके, फिर उसके बाद
क्या बोला, 25% ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ असेंबलिंग डिवीजन इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹400 पर सेट। मतलब ये जो टोटल आपने यूनिट असेंबल किए, सेट असेंबल किए 14,000, इसका 25% आप क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेचे हैं 400 रुपए में, और 75% आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किधर, फिनिशिंग डिवीजन में। 75% आप कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, नेक्स्ट डिवीजन को, फिनिशिंग डिवीजन को। और फिनिशिंग डिवीजन में खर्चा कितना है, 10। पेंटिंग कॉस्ट, पॉलिशिंग कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, और बेच कितने में पा रहे हो, 550 रुपए में तुम बेच पा रहे हो। ओके, तो अगर मैं देखूं टोटल कितना था असेंबली डिवीजन में, टोटल 14,000 सेट बनाए, उस 14,000 का 25% तो बोल रहा है कि भैया मार्केट में बेच दिया 400 रुपए से, कितना होता है 14,000 इंटू 25%, 3500 यूनिट्स, 3500 सेट आपने मार्केट में बेच दिए कितने में, 400 रुपए में। ओके, और 75% के लिए क्या बोल रहे हैं, 75% के लिए सर 75% कैसा है कि 14,000 इंटू 75% किया और इंटू कर देता हूं मैं, कितने में बेचा, 370 रुपए में, 370। पहले 14,000 इंटू 75% लिख देता हूँ, 10,500, और कितने में बेचा, 370 में, ठीक है 370। ओके डन, कितने में बेचा इसको, 38,85,000 में। और ये 3,500 यूनिट्स कितने में, 400 रुपए में, 14 लाख रुपए में, 14 लाख, 14 लाख। तो टोटल जो 14,000 सेट थे उसका 25% मार्केट में सेल आउट हो गया, और 75% किसको दे दिया गया, फिनिशिंग डिवीजन को दे दिया गया। ओके सर, डन है यहां तक। तो अब उसने क्या क्या पूछा है वो बात कर लेते हैं। खर्चे हमको पता है कि कौन से डिवीजन में कितना कितना एक्सपेंस हुआ है। पहला जो क्वेश्चन था उसका वो था टोटल सेल्स रेवेन्यू फॉर द असेंबली डिवीजन, टोटल सेल्स रेवेन्यू फॉर द असेंबली डिवीजन, असेंबली मतलब पहला वाला डिवीजन, बिल्कुल। उसका सेल वैल्यू पूछा, अरे ये सेल वैल्यू तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, दिस वन, ये देखो। तो 14 लाख प्लस 38,85,000 कितना आ गया, 52,85, हो गया सिंपल, 52,85, 14 लाख प्लस 38,85,000, सिंपल। चले नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द असेंबली डिवीजन। अच्छा प्रॉफिट पूछा तो सेल में से एक्सपेंसेस हटा दो। एक्सपेंसेस कौन कौन से, ये 9 लाख हटा देता हूं प्रॉफिट में से, सॉरी सेल्स में से। फिर ये 5 लाख हटा देता हूं, ये भी तो खर्चा है, बिल्कुल। फिर उसके बाद ये दोनों भी हटा देते हैं, 650 और 950, ये 650 लेस, ये 950 लेस, और फिर ये 12 लाख फिक्स कॉस्ट फॉर द यूनिट, ये भी हटा देता हूँ। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं हटा दिए अगर मैंने, तो 10,85,000 आता है, बिल्कुल करेक्ट है जी, 10,85,000। नेक्स्ट क्या पूछा, टोटल सेल्स रेवेन्यू फॉर द फिनिशिंग डिवीजन। अच्छा फिनिशिंग डिवीजन का सेल्स रेवेन्यू कैसे होगा, अच्छा ये प्रॉफिट में लिख देता हूं यहाँ पे, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, सेल्स रेवेन्यू ऑफ द फिनिशिंग डिवीजन। मैंने कहा फिनिशिंग डिवीजन के पास यूनिट्स कितनी आई थी, 14,000 का 75% यूनिट्स यहां पर आया था। और इसको बेचा कैसे था इसने, सर इसने बेचा था 550 रुपए में, फिनिशिंग डिवीजन ने कितने में बेचा है, 550 में। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 550, 550, तो 14,000 इंटू 75%, वापस करने की जरूरत नहीं थी वैसे तो, कि यहाँ पे दे रखा था 10,500 यूनिट्स हमको मिली थी, असेंबली ने फिनिशिंग को ट्रांसफर की थी। 370 में हमने कितने में बेचा था, हमने बेचा था इसको 550, तो 550 से मल्टीप्लाई करो, 57 75 57,75,000। ओके नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द फिनिशिंग डिवीजन, अगेन प्रॉफिट बाई सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, तो सेल्स कितना, 57,75,000, खर्चा कितना, पहले तो ये 14,000 इंटू 75%, या यूं करूं ना डायरेक्टली, छोड़ो ना,
माइनस करते हैं खर्चे। खर्चे में फिनिशिंग डिवीजन का जो खर्चा है, असेंबली डिवीजन ने क्या किया, असेंबली डिवीजन ने जो फिनिशिंग को ट्रांसफर किया था 38,85,000, भैया उसके लिए कमाई थी, लेकिन इसके लिए तो खर्चा है ना। कितना था? 38,85,000, 38,85,000। ओके, और क्या क्या खर्चे देखो, किसके? फिनिशिंग डिवीजन के। सर फिनिशिंग डिवीजन के खर्चों में 6 लाख, और ये पॉलिशिंग का 1.5 लाख, और फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख। ये तीन भी लेस कर देता हूँ, 6 लाख, 1.5 लाख और 4.5 लाख। माइनस कर देता हूँ 38,85 माइनस 6 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस किया 4.5 लाख, 690 आ गया, बस सिंपल। सर ये भी कोई क्वेश्चन था? छी, ये हमारी तौहीन है सर। इतना बड़ा एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करो। अब प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो भैया ये 690 तो फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट था, और असेंबली का 1085, दोनों को ऐड कर दो। मतलब गजब करते हो, गजब। ऐसा क्वेश्चन इंटर में देने लायक भी नहीं होता सर, इंटर में भी इससे टफ क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब क्या करें, मौका दे रहे हैं तो तुम लोग रिसीव करो भैया। 70,75,000 डन है क्या? बिल्कुल डन है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 से क्वेश्चन है। किसमें से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है? ढंग से पढ़ना, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो लोकल ऑक्ट्रॉय चार्जेस, मतलब लाने का खर्चा, ट्रांजिट इंश्योरेंस, फ्रेट एक्सपेंस, ये सब होगा, लेकिन डैमरेज चार्जेस नहीं होगा। मतलब डैमरेज क्या होता है बताया था ना, कि भैया उसको लाने के लिए हमने शिप वगैरह पे जैसे लेकर आते हैं, तो उसको अलाउड टाइम से, अगर ज्यादा टाइम के लिए हमने उसको रखा वहां पे, अलाउड टाइम से अगर ज्यादा टाइम के लिए हमने उसको वहां पे रखा, तो डिले चार्जेस के लिए वो पेनल्टी वगैरह चार्ज लगते हैं, डिले करने के वहां पे एक्स्ट्रा होल्डिंग के वहां पे चार्जेस लगते हैं। दीज आर डैमरेज चार्जेस। तो भैया ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल होने की वजह से आप यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। पूरा बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितनी बार पढ़ा है उसमें डैमरेज चार्जेस जहां जहां बोला था भैया ये कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है, कॉस्ट का पार्ट नहीं है। केवल एक की बात नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं, कहीं पर भी आप ये डैमरेज को कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। ओके, नेक्स्ट। एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कौन सा था? कैपेसिटी वाला था ना, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शैल बी प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ कितना? एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किसका परसेंटेज दिया जाता है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का। किसका? इंस्टॉल्ड का। कभी कभी मन में डाउट होगा प्रैक्टिकल का लेंगे, नहीं, एक्चुअल हमेशा परसेंटेज बताओगे तो किससे लोगे? इंस्टॉल्ड से लोगे। नेक्स्ट केस, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 सॉल्व करने के लिए केस गिवन है। फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू एक्स वाई जेड फॉर द 2 ईयर्स, 2 साल के डेटा है, ये 2024 और ये पिछला साल 23। हमेशा देखना करंट ईयर प्रीवियस ईयर, किधर करंट ईयर किधर प्रीवियस ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है, एवरेज स्टॉक दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर दे रखा है, इनकम टैक्स रेट दे रखा है, पोस्ट टैक्स इनकम, पोस्ट टैक्स इनकम मतलब आफ्टर टैक्स इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दे रखा है। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन इन द रेस्पेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग आइटम। सीओजीएस पूछा है सबसे पहले, सीओजीएस कितना होगा? देखा सीओजीएस कैसे आएगा, जीपी दे रखा है, सेल्स मिल जाए तो सीओजीएस भी लेके आ जाओ, एवरेज स्टॉक दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर दे रखा है। अच्छा स्टॉक टर्नओवर दे रखा है ना, तो एक काम करते हैं ना, स्टॉक टर्नओवर दे रखा है, एवरेज स्टॉक दे रखा है, तो सीओजीएस आ जाएगा। कैसे सर? एक्चुअली स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सर, जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं जनरली में सेल्स ऊपर आता है, लेकिन स्टॉक टर्नओवर में सीओजीएस ऊपर आता है अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके, अब अगर मैं बात करूं किसकी, 2024 की बात करते हैं, 31 मार्च 2024 के लिए बात करें, तो स्टॉक टर्नओवर कितना है? 20 टाइम्स। सीओजीएस कितना है पता नहीं सर, सीओजीएस से तो पता कर रहे हैं। और एवरेज स्टॉक कितना है? एवरेज स्टॉक है 40,000, तो बस सीओजीएस आ जाएगा। 40,000 इंटू 20 किया, 8 लाख रुपए का सीओजीएस आ गया। बड़ा सिंपल था। और ऐसे ही 2023 के लिए भी सेम कर लेना, कितना? 50,000 इंटू टर्नओवर, 50,000 इंटू 25 किया, 12,50,000 आ गया। सिंपल।
आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या पूछा। अच्छा ये कब आया था सर? ये ना या तो दिसंबर 24 या जून 24, या तो दिसंबर 24 या फिर जून 24, मुझे जितना लग रहा है ये दिसंबर 2024 का ही था। दिसंबर 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग, सेल्स, अब सीओजीएस आ गया तो सेल्स में क्या दिक्कत है? सीओजीएस है तो सेल्स में क्या दिक्कत है? ग्रॉस प्रॉफिट भी है हमारे पास, बिल्कुल। तो एक इक्वेशन बनता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट हमको दे रखा है, ठीक है ना, कितना? 25% और 20%। अगर मैं 2024 के लिए बात करूं, 2024 के लिए बात करूं तो क्या होगा? सेल्स पे कितना कमाते हो तुम लोग? सर सेल्स पे हम 25% कमाते हैं, 25%। ओके, तो सेल्स को 100 रखना, ये 25 करना, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा? 75। भाई जिस पर भी परसेंटेज गिवन होता है उसको 100 एज्यूम कर लेते हैं, उसको हम 100 एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि उसका 100 का परसेंटेज निकालना आसान होता है। तो जीपी कुछ बोला नहीं है तो हमेशा ये मान के चलना ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज किस पर गिवन होगा? सेल्स पर गिवन होगा, 25% ऑन सेल्स है। तो सेल्स को 100 मान लिया, प्रॉफिट 25 हो गया, कॉस्ट 75 हो गया। नाउ 2024 में कॉस्ट कितना था? सर 2024 में कॉस्ट था 8 लाख। ओके, एक्चुअल में कॉस्ट कितना था? 8 लाख। ठीक है, तो व्हाट अबाउट सेल्स, बताइए सेल्स कितना होगा? तो 8 लाख की कॉस्टिंग है, 75 की कॉस्टिंग पर 100 रुपए की सेल्स है, तो 8 लाख की कॉस्टिंग पे सेल्स कितना होगा? तो 8 लाख डिवाइड बाय 75 इंटू 100 किया तो 10,66,666.6666 है, तो उसको कर दिया 10 बार। ये लो जी आ गया आंसर। और इसके जैसा कोई आंसर था भी नहीं दूसरा, तो हमें दूसरे 23 को कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। फिर भी अगर करना चाहो तो सेम प्रोसेस रहेगा वही, इस बार लेकिन 20% कमाते हो सेल्स पे, 20% मतलब कॉस्ट कितनी? 80 के इक्विवेलेंट है, और इसकी कॉस्ट कितनी है तुम्हारी? 1250। तो 1250 ये 80 के इक्विवेलेंट है, डिवाइड बाय 80 इंटू 100 कर दो, आ जाएगा आंसर 15,62,500। समझा क्या? सर क्या किया वापस बता दो एक बार। मैंने कहा भाई 2023 के लिए ऐसे करना होगा कि 2023 में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। कैसे जाएगा? सेल्स हम 100 एज्यूम कर लेंगे, लेकिन इस बार प्रॉफिट कितना कमा रहे हो तुम? 20 कमा रहे हो, तो कॉस्ट कितनी है फिर? 80 है। और कॉस्ट तुमने पहले पार्ट में कैलकुलेट की थी, फर्स्ट पार्ट में इसके कितना? 12,50,000। ओके, तो बस यूज कर लो इसको, 12,50,000 अगर 80 के इक्विवेलेंट है तो फिर 100 के इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होगा? डिवाइड बाय 80 इंटू 100, तो 12,50,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, 15,62,500। 15,62,500। ओके जी, डन है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। फिर इसने पूछा नेट इनकम आफ्टर टैक्स कितना होगा? तो नेट इनकम आफ्टर टैक्स में क्या है सर? इनकम आफ्टर टैक्स, पोस्ट टैक्स इनकम, ये बोल रहे हैं ना, सेल्स का परसेंटेज बोल रहे हैं 9% और 10%। सेल्स हमने अभी भी कैलकुलेट कर लिया, तो उसका 9 और 10 देख लो। ये सेल्स थी हमारी, इसका 9 और 10% देख लेते हैं। 10,66,666.666666 इंटू 9%। सर ये आया 95,999.99 मतलब 96,000। ओके 96,000 10 बार, और दूसरा 10% था तो 15,62,500 का 10% कितना? 1,56250। डन, नेक्स्ट देखो। पीवीडी पूछा है, तो पीवीडी अगर आपको पीएटी पता चल गया तो 1 माइनस टैक्स रेट करके पीवीडी भी पता चल जाएगा। तो टैक्स रेट कितना है सर? टैक्स रेट 30% है, तो सिंपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया था ना, तो एक बार तो 96,000 को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दो, और एक बार 156,250 को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दो, तो 96,000 डिवाइडेड बाय 0.7, ये तो आया 137,142.85 आ रहा है, तो 143 कर दिया। और एक आ रहा है 156,250 डिवाइडेड बाय 0.7,
223214। मजे की बात है ना, देखो इतनी बढ़िया चीज है ये कि एक का कैलकुलेट कर लो, दूसरे का कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। तो टाइम पूरा बच जाता है, क्योंकि उन्होंने एमसीक्यू ऐसा दिए ही नहीं है तुम लोगों को कि वो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो कि भैया यहाँ पे भी 137 143 यहाँ पे भी कहीं 137 143 यूज कर लिया और बेटा दूसरा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। तो पीएटी से पीवीटी में भी आ गए। नेक्स्ट उसके बाद क्या, व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम 23 टू 24। ओके, 23 से 24 में इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज, तो बड़ा ध्यान से देखना। ये पहले 24 है बाद में 23 है, तो 23 से 24 में देखना है बढ़ा है कि कम हुआ है। सर कम हुआ है, तो कितने से कम हुआ है, 223214 माइनस कर दो 137143, 86,071 से ये कम हुआ है, सिंपल हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, cost of repair and maintenance is measured as per the principle and method defined under the repair and maintenance का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज CS12 है, याद रखना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कौन सा, CS12। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द इंस्टॉल्ड एंड नॉर्मल कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड और नॉर्मल का डिफरेंस क्या होगा सर, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मान लो 10,000, नॉर्मली हम कितना यूज कर लेते हैं, मान लो 9,000 यूनिट्स, और एक्चुअली मान लो हमने यूज किया 8,500। इंस्टॉल्ड, नॉर्मल और एक्चुअल, जितने भी एमसीक्यूज हैं वहां पे प्रैक्टिकल की जगह नॉर्मल यहाँ पे यूज किया गया आइडल के लिए। बाकी हमने जब मॉड्यूल में क्वेश्चंस किए थे वहां पे प्रैक्टिकल को यूज किया गया, तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करना। पहले ये लोग एमसीक्यूज वगैरह में नॉर्मल को ही यूज कर रहे थे, अभी मॉड्यूल में इन्होंने प्रैक्टिकल यूज करना चालू कर दिया। यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्ड ही नहीं है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। प्रैक्टिकल नॉर्मल ये लोग ऐसा यूज करते हैं, कभी ये यूज कर ले कभी ये यूज। बाकी नॉर्मल हम लोग यूज किए थे, हमारे जो मॉड्यूल के क्वेश्चन थे जो लेटेस्ट क्वेश्चन, वो पास्ट में जो एवरेज है उसको हमने नॉर्मल माना था। खैर, इंस्टॉल्ड से जो नॉर्मल है 9,000, इसको तो हम बोलते हैं नॉर्मल आइडल, नॉर्मल आइडल। और यहां से यहां जो है ये हो गया है एबनॉर्मल आइडल। तो अगले ने हमसे पूछा भैया कि इंस्टॉल्ड और नॉर्मल के बीच का डिफरेंस क्या है, दैट इज नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, cost of self generated units for on consumption shall comprise of self generated utilities है। cost of self generated utilities में क्या क्या शामिल होता है, इसके लिए आपने पढ़े होंगे ना हमसे, चलेगा दिखाऊंगा तुमको, मिलेगा क्या, CS6 CS10, मटेरियल कॉस्ट, ये सब पढ़ा है ना अपन लोगों ने ना, याद है ना, तुम लोग रिवाइज करते हो कि नहीं करते हो। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, ओके। इसमें यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड यूटिलिटीज। अब सेल्फ जनरेटेड यूटिलिटीज मैंने कहा था याद करना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ये चार चीजें, मतलब तीन तो डायरेक्ट वाला आइटम हो गया प्राइम कॉस्ट, और एक फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड तक का मामला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज जनरेटेड फॉर ऑन कंजम्पशन। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड करो, इनकर्ड फॉर द इंटर यूनिट ट्रांसफर, एक यूनिट से दूसरे यूनिट ट्रांसफर में, तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज जनरेटेड फॉर द इंटर यूनिट ट्रांसफर। तो इसके अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी अगर ऐड कर देते हो तो आ जाता है यूटिलिटी जनरेटेड फॉर द इंटर कंपनी ट्रांसफर, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। और फिर तुम इसमें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर ऐड कर देते हो तो ये आ जाता है सेल्स टू आउटसाइड पार्टीज। ओके, अब यहां पर देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेटेड यूटिलिटीज फॉर ऑन कंजम्पशन, क्या पूछा, ऑन कंजम्पशन वाला पूछा, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं आएगा, फिर वो तो किस में आता है, इंटर कंपनी वाले में आएगा, है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आउटसाइडर्स के केस में आता है। फैक्ट्री ओवरहेड ये आएगा।
फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा और नेक्स्ट नन ऑफ द अबव। ओके नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, एक तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड। ओके नेक्स्ट, 17 से लेकर 21 तक का क्वेश्चन के लिए केस स्टडी आया था और ये आया था जून 2024 में, मतलब पिछले 3 पेपर, जून 24, दिसंबर 24 और जून 25, इनमें क्या है ना, इनमें क्या है, केस स्टडी बनकर आया हुआ है और केस स्टडी बनकर आया है तो भैया वहां पे उसके अकॉर्डिंग दिसंबर 25 में भी क्या रहेगा, केस स्टडी बनकर ही आएगा, या फिर अब दिसंबर 25 में क्या रहने वाला है वो जून 26 में डिसाइड करेगा। तो जो क्लासेस दिसंबर 25 के लिए देख रहे हैं, ठीक ओके, जून 26 के लिए और इसमें बता दिया जाएगा कि भैया और इसमें क्या आया था और अपने को और इसमें क्या प्रिपेयर करके जाना, तो वो वीडियो ऐड हो जाएगा एमसीक्यू का, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर वो आगे वीडियो और ऐड कर दिया जाएगा। T Limited is a newly started company. Okay, it has a following a forecast a figure for the its first year of trading. बेकार क्वेश्चन था थोड़ा ये, है ना, मेरे नजरों में, बट ठीक है जो है। तो सर मतलब ये तो रेशियो का था, ये जो केस आया था वो रेशियो टाइप आ गया था, बिल्कुल यूं कहें नॉर्मल चीजें जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये किसका था सर, देखो सेल्स है, परचेज है, एवरेज रिसीवेबल, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज पेबल, एवरेज ओवरड्राफ्ट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30% है। इंडस्ट्री के डेटा दे रखे हैं, इंडस्ट्री के डेटा दे रखे हैं तुमको, कितना आइटम और डेज, ठीक है, ये डेज यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेना। ओके आइटम और डेज, तो इन्वेंट्री डेज है, रिसीवेबल्स डेज है और पेबल डेज है, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको दे रखा है यहाँ पर कि ऑन एन एवरेज कितने दिन के लिए इंडस्ट्री में रहता है भाई। एक तो हमारा डेट कलेक्शन पीरियड है, एक इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड है, एक हमारा स्टोरेज पीरियड होता है, एक इंडस्ट्री का स्टोरेज पीरियड होता है। इंडस्ट्री मतलब हम जैसे बैंकिंग सेक्टर में है तो भैया बैंकिंग हमारी कंपनी होगी और बैंकिंग सेक्टर मतलब पूरा इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री में क्या चीज है, या कोई और फार्मा, जो भी अलग अलग सेक्टर्स आप पढ़ते हैं। करंट रेशियोज 1:33, ये 1:33 नहीं होगा, ये 1.33 होगा, 1.33 करंट रेशियो। ओके एज्यूम देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, 365 दिन है ये मानते हुए चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। क्या बोला, कैश ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ टी लिमिटेड, ऑपरेटिंग साइकिल ये आपने इंटर में ना वर्किंग कैपिटल में पढ़ा था। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर वर्किंग कैपिटल आपने अपलोड कर रखा है अपने क्लासेस में, इंटर वाला तुम्हारे कॉस्टर्ड में अपलोड कर रखा है मैंने 3 क्लासेस, तो ये कहाँ काम आया, ये यहाँ काम आ गया था। थोड़ा बहुत नॉलेज लेगा ना, यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है इन्होंने। ऑपरेटिंग साइकिल, सर ऑपरेटिंग साइकिल तो ऐसा था ना, इंटर में पढ़े थे R+W+F+D-C, बिल्कुल ऐसा पढ़ा था कि रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड प्लस WIP पीरियड प्लस फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड प्लस डेट कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। अब यहाँ पर क्या चीजें, यहाँ पर 3 चीजें, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और पेबल्स। इंडस्ट्री का नहीं बताना, कंपनी का बताना है, तो कंपनी के केस में पता करना पड़ेगा। इन्वेंट्री डेज कितना है, इन्वेंट्री डेज में सर देखो ऐसा है, अगर इन्वेंट्री को अपन मान के चलें कि भैया फिनिश गुड्स है, तो एफ कितना आ जाएगा, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करूंगा, सीओजीएस, सीओजीएस है क्या हमारे पास सर, सेल्स 40 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30%, तो 40 लाख में से अगर मैं 30% हटा दूं तो 28 लाख होगा, तो ये आ गया फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड इनटू क्या करना होता है 365 से। अच्छा ऐसे ही डेट कलेक्शन पीरियड देखते हैं, डेट कलेक्शन पीरियड ये कितना, एवरेज रिसीवेबल्स है आपका 320, किससे रिलेशन होता है, सेल्स से, सेल्स कितनी 40 लाख इनटू क्या करें 365। ओके डेट कलेक्शन पीरियड हो गया, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड हो गया। नाउ क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कितना, क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है एवरेज पेबल 250, दिस वन, इसके डेटा को यूज करना है तुमको, डिवाइड बाय क्रेडिटर्स से आप क्या करते हो, परचेज करते हो, तो परचेज का डेटा लेंगे 40 लाख, परचेज का रिलेशन 32 लाख रुपए इंटू 365, तो देखते हैं कितना कितना आ रहा है, 3,20,000 डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 365, 29.2 हो गया ये,
फिर 450 डिवाइडेड बाय 28 लाख इंटू 365, 58.66 हो गया, 58.66। और फिर 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख इंटू 365, 28.51 हो गया। अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 29, ये 59 और ये 29 या 28 लेगा, कुछ ना कुछ तो लेगा ही लेगा। 29 रख देते हैं चलो, क्योंकि 5 है तो 29। देखो कितना आ रहा है, 29 प्लस 59 माइनस 29, 59 डेज। सो आंसर इज 59 डेज। कैसे कैसे? 29 वही डेट प्लस फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड प्लस फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ओके सर, आर डब्ल्यू नहीं थे, नहीं आर डब्ल्यू नहीं मिले मेरे को, केवल एक ही टाइप का मटेरियल था इसलिए आर डब्ल्यू नहीं लिया, एफ डी और सी ले लिया। 29, 59 और 29, 29, 59 और 29। ओके सिंपल। चलिए सर, अगर हम एग्जैक्ट लेते तो 29.2 प्लस 58.66 माइनस 28.51 तो 59.35 आता। अब 59.35 आता तो भी अप्रॉक्स 59 ही लिख के आते। ठीक है नेक्स्ट, करंट रेशियो कितना किसका? टी लिमिटेड का। अच्छा, टी लिमिटेड का करंट रेशियो मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो मतलब होता है सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कौन कौन सी? सर करंट एसेट में कंपनी का बताना ना, रिसीवेबल्स 3,20,000, इन्वेंट्री 450, 320, 450, डिवाइड में गए, डिवाइड में क्या? पेबल्स 2.5 लाख और ड्राफ्ट है 4.5 लाख, तो दोनों लाइबिलिटी होगी ना। हाँ सर, ये दोनों करंट एसेट, ये दोनों करंट लाइबिलिटी। कितना कितना? 2.5 लाख और 4.5 लाख, 2.5 लाख और 4.5 लाख। ओके तो देखते हैं, 3,20,000 और 4.5 लाख ऐड किया, डिवाइड बाय क्या किया? 4 2 6 और 7, 7 लाख से डिवाइड कर दिया, 1.10 टाइम्स हो गया, सिंपल। नेक्स्ट, क्विक रेशियो। सर क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो बोल दो, लिक्विड रेशियो बोल दो, एसिड टेस्ट रेशियो बोल दो, बोलते थे ना सर। ये रेशियो आ रहे हैं बीच बीच में। हाँ रेशियोस पढ़ा रखा है यार तुम लोगों को, ऐसा मत करो, है ना, रेशियो पढ़ा रखा है तुमको। लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट में क्या आएगा सर? करंट एसेट में से अगर मैं स्टॉक वगैरह हटा देता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह हटा देता हूँ जो कि इसमें क्वेश्चन में थे नहीं, तो लिक्विड एसेट आ जाएगा। तो करंट एसेट मेरी थी 320 और 450, स्टॉक हटा दो, स्टॉक हटा देते हैं अगर इसमें से ये वाला, तो केवल रिसीवेबल बच जाएगा ही नहीं बच जाएगा, सिर्फ 320 बच जाएगा। तो 3,20,000 अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी? 7 लाख, तो 3,20,000 डिवाइड बाय 7 लाख, 0.4571 है, 0.4571। ओके तो ये हो गया है 0.46 टाइम्स, 0.46 टाइम्स। नेक्स्ट, यहां पे पलटू ने ऐसी पलटी मारी जिसका क्या बताएं तुमको। सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो, सेल्स टू वर्किंग कैपिटल मतलब सेल्स अपॉन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ना। बिल्कुल, सेल्स कितना है? ऑब्वियसली कुछ बोला नहीं तो कंपनी के बारे में होगा, सब कंपनी का ही पूछ रहे हैं। तो सेल्स कितना था? सेल्स था 40 लाख का। ठीक है जी, सेल्स था 40 लाख का। करंट एसेट कितनी सर? करंट एसेट थी 320 और 450, 770, 770। करंट लायबिलिटी कितना था? 7 लाख। अब मैं अगर ऐसा करता हूं तो 40 लाख डिवाइड बाय 70,000, 40 लाख डिवाइड बाय 70,000 किया, 57.142857 टाइम्स आ रहे हैं। बताओ
57.142857 टाइम्स आ रहा है, जबकि ऐसा कोई आंसर ही नहीं है, जबकि ऐसा कोई आंसर ही नहीं है। बताओ अब क्या हो? अरे सर हमने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इन नालायकों ने क्या किया, सेल्स टू वर्किंग कैपिटल में जब लिया ना, तो करंट लायबिलिटी के अंदर बैंक ऑडी को नहीं लिया। अब देखो सपने नहीं आते हैं, ऐसा कुछ है भी नहीं, कोई रूल भी नहीं है। बैंक ऑडी को इन्होंने शामिल नहीं किया। अब बैंक ऑडी को शामिल नहीं किया तो भैया ये ऐसा हुआ कि 40 लाख ये है, करंट एसेट 770 है। जब बैंक ऑडी को आप शामिल नहीं करोगे तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी सर? बैंक ऑडी को अगर हम शामिल ना करें, इस ऑडी को अगर हम शामिल ना करें, तो करंट लायबिलिटी तो केवल पेबल वाला रह जाएगा, 250 रह जाएगा, बिल्कुल केवल 250 रह जाएगा। फिर तुम यहाँ पे 250 लेस करोगे, 40 लाख डिवाइडेड बाय 7,70,000 माइनस 250, 520, 5,20,000। तो 40 लाख डिवाइड बाय 5,20,000 करेंगे तो 7.69 टाइम्स आ रहा है, 6923। तो बस आ गया आंसर। मतलब एग्जाम टाइम में लेकिन हम कैसे पता लगाए सर? 4 ऑप्शन में नहीं है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बच्चा नहीं लगा पाता है ना, ऑब्वियसली नहीं लगा पाएगा। तो मैं मानता हूं कि भैया ये 2 नंबर किसी के उड़ भी सकते हैं, और कोई अगर थोड़ा बैठा बैठा सोचता रहे यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं, बैंक ऑडी कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, कभी किसी को अगर आइडिया भी होगा थोड़ा सा भी, तो वो ट्राई जरूर करेगा, ट्राई करेगा, उसका आंसर आएगा आएगा तो ठीक है। फिर नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है, जय माता दी तो करके आना ही है। ठीक है डन। एक बच्चा बोल रहा है सर मोस्टली आंसर सी होते हैं। अरे बेटा वाह, बहुत तरक्की करोगे मुन्ना, बहुत तरक्की करोगे। देखो, फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन एंड गिवन सिनेरियो व्हिच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट? लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल इज लॉन्गर देन द इंडस्ट्री एवरेज। देखना जरा, अपना ऑपरेटिंग साइकिल कितना 59, इंडस्ट्री का कितना? इंडस्ट्री का सर इनसे निकाला जाएगा, 53 इन्वेंट्री डेज, 23 रिसीवेबल डेज और पेबल डेज 47। तो 53 प्लस 23 माइनस 47, 29 बिल्कुल। इनका ऑपरेटिंग साइकिल है 29 और अपने कंपनी का 59। ओहो, मतलब इंडस्ट्री में 29 दिन में ही पैसा वापस रिकवर हो जाता है, पैसा वापस पैसे में कन्वर्ट हो जाता है, और अपने को 59 डेज लग जाते हैं। कितना दिन का फर्क है 59 और 29 में? 30 दिन का। ये यहाँ लिखता है विच इज 45 डेज, नालायक कहीं का, 30 दिन का डिफरेंस है। एंड इज लाइकली टू लीड टू लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे आपको क्या होगी, लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बड़ा है। फिर इसने कहा लिक्विडिटी पोजीशन इज फेवरेबल। कहां पे फेवरेबल है? आपकी लिक्विडिटी पोजीशन फेवरेबल है। क्विक रेशियो 1:1 होना चाहिए ना, 0.46 है। आइडियल क्या होता है क्विक रेशियो? 1:1। ये होता है 2:1। कहां पे लिक्विडिटी पोजीशन तुम्हारी बढ़िया? कोई बढ़िया नहीं है। लिक्विडिटी पोजीशन इज बेटर देन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पता है तुमको करंट रेशियो कितना है? 1.33। तुम्हारा कितना पता है? 1.10 नहीं है तुम्हारा, इंडस्ट्री से कम चल रहा है। रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज, फालतू लाइन है, रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, कुछ भी नहीं है आपका इसमें। कोई पता करने का कोई डेटा है क्या रिसोर्सेज आप अच्छे से यूज करें? फालतू लाइन दे दिया, कुछ भी दे दिया, मतलब ठीक है। आपका ऑपरेटिंग साइकिल जब बड़ा आ रहा है, रिसोर्सेज कैसे यूज कर पा रहे हो तुम लोग? तुम्हारा डेट कलेक्शन पीरियड बड़ा होगा, तुम्हारा डेट कलेक्शन पीरियड तुम्हारा कितना आ रहा है? फिनिश गुड स्टोरेज 59। कहाँ यूज करो तुम अपने रिसोर्सेज का अच्छे से? हाँ कुछ ज्यादा यूज करो, माल को अपने पास ही पड़ा रख रहे हो, बेच नहीं रहे हो, तो फालतू लाइन था। ये लाइन सही था, लेकिन अगेन इसमें क्या रह जाता, दिक्कत रह जाती। कोई बच्चा ये सोचता है यार कैश ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा तो है लेकिन 45 डेज तो नहीं है, तो वो क्या करेगा फिर? इधर उधर हाथ पांव मारेगा और कुछ ना कुछ इधर उधर करके आएगा, जो कि गलत हो जाएगा फिर। तो क्या कर सकते हैं? इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, सारी गलती किसके माथे मढ़ देना? इंस्टीट्यूट वाला के माथे मढ़ देना। ओके आगे देखो, कॉस्ट तुमको टेंशन है और सर हमारे पेपर में ऐसा हुआ, तो पहले तुम मतलब पहले रोने लग जाते हो, पहले रोने लग जाते हो। क्यों होगा हमारे पेपर में? अब तो अब वापस 2 अटेम्प्ट से ना इन्होंने क्या किया, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन किया हर चीज का, प्रॉपर आंसर भी देने लगे। पहले बदमाशी करने लग गए थे, आंसर तक नहीं देते थे हमको सर से। तो अब वापस इन्होंने सुधारा इस चीज को, तो आप मान के चलो पेपर बनाने वाले को ये भी बोला जाएगा भैया तू सॉल्व करके बता पहले। तो पहले बीच में बंद कर दिया था, मुझे तो लगता है बंद कर दिया था, कोई ईमान धर्म ही नहीं था इनका, है ना।
अब वापस इन्होंने सही कर दिया, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 डील विद CS 17 किससे डील कर रहा है, तो का इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस से डील कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर विच एम्प्लॉइज आर पेड और पेबल टू एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज टाइम बुक्ड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एक्चुअली कितना काम बुक किया गया और आप पे कितना कर रहे हो, दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है, आइडल टाइम, मतलब आप पेमेंट किससे कर लेकर, देखो 8 घंटे टोटल आदमी आता है, काम एक्चुअली 7 घंटे किया, 8 घंटे बैठता है, पेमेंट 8 घंटे का लेता है, 1 घंटे मजे मस्ती करता है वहां पे, ठीक है, लेकिन वो आइडल टाइम, वो क्या है आइडल टाइम, उसके लिए भी पेमेंट जाता है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर CAS 7, एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या पार्ट नहीं है, लीव विद पे होता है सर, छुट्टियों का पैसा, मेडिकल बेनिफिट होता है, कंपनसेशन फॉर ले ऑफ पीरियड ये भी होता है, ले ऑफ पीरियड मतलब तुम तो काम करने के लिए बैठे हो आराम से, कंपनी वाले तुमको काम नहीं दे रहे, है ही नहीं बेचारे के पास काम ही, मैं तो सुबह से आया बैठा हूँ, कोई मुझे काम ही नहीं दे रहा है, बट मुझे तो पैसा मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल, तो ये सब एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट होता है। लेकिन कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ये एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ओके, चलिए स्टॉक ऑप्शन मतलब शेयर्स दिए गए आपको ऑप्शन में, तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। CS 13 डील विद, 13 किससे रिलेट करता है, कोई बच्चा स्किप कर रहा होगा, अरे थोड़े थोड़े याद करते चलो भैया, और मैं तो एक साथ देख लूंगा सारे, नहीं थोड़ा थोड़ा याद करते हो। अच्छा 13 किसका होता है, सर्विस कॉस्ट सेंटर का होता है, और साथ साथ में वो लिस्ट रखो ना यार, जो पढ़ाई गई है तुमको वो लिस्ट रखो, देखो उसके साथ आजू वाले 2-4 और देखो, उनके नाम याद करने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन काफी बार आता है। कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर 13। ओके, आगे बढ़ते हैं। A cotton textile mill had cumulative waste percentage of 9% in blow room, 7% in carding, 5% in drawing, 5% in simplex, 10% in ring frame. For an input of 1000 kg of cotton in blow room, the output at a ring frame कितना होगा, इनपुट बता दिया कितना है 1000 kg का, और बताया जा रहा है हर जगह वेस्ट कितना, सबसे पहले 9% का वेस्टेज है, फिर 7% का है, फिर जो बचा उसमें 5% का है, फिर जो बचा उसमें 10%, 9, 7, 5, फिर वापस 5 है, और फिर उसके बाद 10% है, तो एक काम करो इस तरीके से माइनस करते चलो, आंसर आ जाएगा 1000, फिर माइनस कर दो 9%, माइनस कर दो 7%, माइनस कर दो 5%, माइनस कर दो 5%, माइनस कर दो 10%, 687.41। सर मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, इंटू 91%, इंटू 93%, इंटू 95%, इंटू 95%, हाँ कई होशियार बच्चे हैं जो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, चलो सर करके बताओगे, हाँ बिल्कुल, 1000 इंटू 91% इंटू 93% इंटू 95% इंटू 95% इंटू 90%, ओके जी, कितना आया 687.407175, तो 41 हो गया, 687.41 kg, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, द फाइनेंशियल डेटा इन लैक ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। ओके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, नेट सेल्स दे रखा है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, अदर इनकम है, एडजस्टमेंट फॉर फिनिश स्टॉक है, मटेरियल है, सैलरी है, ओवरहेड और टैक्स। वैल्यू एडेड आपको बताना है, देखो सर वैल्यू एडेड में क्या होता है, सेल्स आता है 2200, एक्सपोर्ट इंसेंटिव आ जाएंगे सर, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, कॉस्ट ऑडिट का कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑडिट वाला ही ध्यान में रखना 105, अदर इनकम वैल्यू एडेड में काउंट नहीं होती, वो अलग से काउंट होगी फिर, है ना, वो अलग से वैल्यू एडेड के बाद ऐड किया जाता है। वहीं अगर हम पढ़ रहे होते मान लो CFR वगैरह या बिजनेस वैल्यूएशन, वो अदर इनकम भी ऊपर ही ऐड हो जाता है, बट ध्यान रखना यहाँ पे नहीं होगा। एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश्ड स्टॉक, और वैसे भी फॉर्मेट यही है तो यही ज्यादा प्रॉपर है, ठीक है, कॉस्ट रिपोर्ट एनेक्चर पार्ट डी, ठीक है, याद रखना तुमको थोड़ा बहुत। चलिए क्या बोल गया, दिमाग नहीं लगा, चलो आगे बढ़ो। एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश स्टॉक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट मटेरियल, मटेरियल माइनस हो जाता है सर, मटेरियल 925 माइनस हो जाएगा। सैलरी सर, सैलरी तो सेकंड पार्ट में आता है ना, एम्प्लॉइज वगैरह को दिया जाता है, टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है। अब बचा ये वाला ओवरहेड, कुछ लिखा नहीं, कौन सा ओवरहेड,
कौन सा ओवरहेड है ये हमको लिखा नहीं सर, हम तो जितने भी ओवरहेड होते हैं सब फर्स्ट में डालते हैं। ऐसे तो बिल्कुल हम फर्स्ट में डालते हैं, क्योंकि ना तो ये एम्प्लॉइज को दिया जा रहा है सच, ना कोई गवर्नमेंट को, ना कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइडर को, ना ही कोई फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस कर देना चाहिए क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आता है। लेकिन तुम्हारे जितने भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें ओवरहेड को लेस नहीं किया गया है, ओवरहेड को लेस नहीं किया गया है। तो तुम भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है तो, है ना, ओवरहेड को लेस नहीं किया गया है, परेशान मत होना। क्यों नहीं किया गया पता नहीं। 1495 ओवरहेड को लेकिन माइनस नहीं किया गया, तो ये चीज ध्यान रखना। मैं अगर होता तो यस ओवरहेड को माइनस करता। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेनल्टी पेड टू द पीएफ अथॉरिटीज इज डैश इन एम्प्लॉय कॉस्ट। पेनल्टी सर एक्सक्लूडेड होता है, कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट CS11 किससे डील करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड से डील करता है। Which one of the following is an example of profitability ratio in relation to sales turnover? इनमें से कौन सा एग्जांपल है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का इन रिलेशन टू सेल्स टर्नओवर? सर प्रॉफिटेबल, ये टर्नओवर रेशियो में ये एक्टिविटी रेशियो होता है सर, एक्टिविटी रेशियोज होते हैं सर। प्रॉपर्टी रेशियो ये सॉल्वेंसी रेशियो के जैसा, सॉल्वेंसी रेशियो में आप देख सकते हो इसको, सॉल्वेंसी रेशियोज में। और एक्सपेंस रेशियो ये होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ओके, और फिर कैपिटल गियरिंग रेशियो। नाउ आगे देखो, ये भी सॉल्वेंसी का ही पार्ट हो जाता है, सॉल्वेंसी का ही पार्ट हो जाता है कि फिक्स्ड इनकम बेयरिंग कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल इनकम बेयरिंग कैपिटल। याद आया कुछ? फिक्स्ड इनकम मतलब ऊपर डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर और डिनोमिनेटर में इक्विटी कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट, compute the stock turnover ratio from the following particular A limited for the financial year ended। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको बताना है, बता देंगे सर। सर स्टॉक टर्नओवर रेशियो में जनरली COGS ऊपर आता है ना, नहीं हो तो हम सेल से भी काम चला देते हैं, डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो सेल्स कितना सर, सेल्स है 3200 और एवरेज स्टॉक कितना 780, 620 डिवाइडेड बाय 2। तो 3200 डिवाइडेड बाय 700 आई थिंक, बिल्कुल। तो 3200 डिवाइडेड बाय 700 किया, 4.57 टाइम्स आ गया। नेक्स्ट देखो, इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी CS8 द टर्म कमिटेड कॉस्ट का क्या मतलब है? तो कमिटेड कॉस्ट का मतलब पहला ऑप्शन दिया द फिक्स्ड ओवरहेड पर्टेनिंग टू यूटिलिटीज। सर कमिटेड का हमने ना नाम सुन रखा है फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स ओवरहेड नहीं। यहां पर क्या होगा, यूटिलिटीज में कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग यूटिलिटीज, स्टैंड बाय यूटिलिटीज, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग स्टैंड बाय यूटिलिटीज। ये ध्यान रखना, गलत मत करके आ जाना। बच्चे अक्सर पहला वाला ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि कमिटेड कॉस्ट हमने सुन रखा है कि भैया जो फिक्स कॉस्ट है, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग स्टैंड बाय यूटिलिटीज। नेक्स्ट, a shoe manufacturing company has a planned capacity of producing 700 shoes per shift of 8 hours। वापस बोल रहा हूँ, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसकी कैपेसिटी कितना बता रहा है, 700 शूज पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। इससे आप क्या समझोगे कि सर एक शिफ्ट 8 घंटे का होता है और उस एक शिफ्ट में 700 शूज बनते हैं। मत समझ लेना ऐसा, गड़बड़ हो जाएगा। इनका कहने का मतलब है भैया हर एक घंटे में 700 शूज बनते हैं एंड 8 आवर्स का एक शिफ्ट होता है। सर ये क्या लिखा है, लिखा है बस, समझना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना, वरना होगा ही नहीं। तो 700 शूज एक घंटे में तैयार होते हैं और 8 घंटे का एक शिफ्ट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 300 वर्किंग डेज, 3 शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, 3 शिफ्ट करते हो विद हाफ आवर रिसेस, छुट्टी भी देते हो आधे घंटे की पर शिफ्ट। इट प्रोड्यूसेस 35.91 लाख शूज। द नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होगा, नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है? तो मैंने कहा देखो ऐसा है, आपने तो कितने प्रोड्यूस कर दिए 35.91। हाँ, अब कितने कर सकते थे, कितने कर सकते थे, नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, नॉर्मल कैपेसिटी से देखना है। तो 700 शूज 8 घंटे
8 घंटे में से हटा देता हूं मैं कितना, आधा घंटा जो रिसेस का, 7.5 घंटे काम होता है। 1 घंटे में 700 शूज बनते हैं, 7.5 घंटे में कितने बनेंगे, इंटू कर देता हूं 300 वर्किंग डेज। तो 700 शूज इंटू 7.5 घंटे, और शिफ्ट भी तो 3 होती है, वो भी तो करो। एक दिन में टोटल कितनी शिफ्ट, 3 शिफ्ट इन अ डे, और टोटल 300। तो 700 इंटू 7.5 एक शिफ्ट में, और दिन की टोटल 3 शिफ्ट होती है, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू साल में 300 दिन। तो ये आया 47,25,000। इतने शूज आपका बना लेने चाहिए थे। आपकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोल दो, चाहे अभी के हालातों को देखते हो, अभी के मॉडल क्वेश्चन में प्रैक्टिकल कैपेसिटी और पहले के एमसीक्यूज वगैरह में सीखो नॉर्मल कैपेसिटी बोला गया 4725। तो इसका कितना यूटिलाइज किया तुमने, 35,91,000 ही तो बना पाए। डिवाइड बाय 4725 इंटू 100, 76%, 76%। चलिए डन है, आगे बढ़ते हैं। 34, which of the following key performance indicator is used to measure productivity and efficiency of a machine? इनमें से कौन सा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, इज यूज्ड टू मेजर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन? तो मशीन के लिए क्या देखना तुमको, मशीन डाउन टाइम रेशियो, मशीन डाउन टाइम रेशियो, आइडल टाइम टू अवेलेबल टाइम, कॉस्ट पर ऑफ ब्रेक डाउन आर, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल, कुछ नहीं, मशीन डाउन टाइम रेशियो। नेक्स्ट, शान लिमिटेड या शयन लिमिटेड हैज मशीन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी 1500 यूनिट्स पर आवर, 3 शिफ्ट में काम करता है, विद 1 वीकली ऑफ, ओके, 12 हॉलीडेज पर ईयर, 12 छुट्टियां मिल जाती है। ईच शिफ्ट हैज 1 आवर स्टॉपेज ड्यू टू लंच, चेंज शिफ्ट एटसेट्रा, 1 घंटे का ले ऑफ टाइम, ले ऑफ टाइम तो नहीं कहेंगे, आइडल टाइम आ जाता है। मशीन इज डन इन, मेंटेनेंस इज डन इन रनिंग टाइम, ओके, मेंटेनेंस के लिए अलग से कोई टाइम रुकता नहीं है, उसी में काम हो जाता है। तो नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट कितना रहेगा, नॉर्मल कैपेसिटी, भाई ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एवरेज नहीं आ रहा है, जो अभी के मॉडल क्वेश्चन उसमें नॉर्मल मतलब एवरेज है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल ही नॉर्मल हुआ करता था, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी बने हुए हैं। अब देखो क्या करोगे, 1500 यूनिट्स बनाता है 1 घंटे में, ओके, 3 शिफ्ट में काम होता है, हर एक शिफ्ट में कितने घंटे वो तुम खुद एज्यूम कर लो। अरे सर कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, हर एक शिफ्ट में कितने घंटे हो रहे हैं तुम एज्यूम करो, कितने घंटे, 8 घंटे होते हैं। हर शिफ्ट में 1 घंटे का स्टॉपेज होता है, हर शिफ्ट में 1 घंटे का, ना खुद ने मान लिया कि हमने इतने क्वेश्चन दिया तो तुमको पता चल गया होगा ना, हर शिफ्ट में 8 घंटे होते हैं, ओके ठीक है। या फिर एक दिन में 3 शिफ्ट है, मतलब 24 को 3 शिफ्ट में डिवाइड कर, बस सिंपल लॉजिक है कि भैया 8 घंटे का होता है। 8 में से 1 घंटे तुम्हारा क्या होता है, स्टॉपेज हो जाता है, मतलब 7 घंटे ही काम होता है, 3 शिफ्ट में काम होता है, एक वीकली ऑफ होता है, मतलब टोटल 52 डेज तो ये ऑफ हो गए, 52 वीक के 52 डेज तो ये ऑफ हो गए, 12 छुट्टियां ये हो गई हैं, तो मतलब 365 दिन में से 52 डेज तो वीकली ऑफ, और 12 और छुट्टियां हो गई, और हॉलीडेज हो गए, ये डेज हो गए, ठीक है जी। देखो अब कितना आ रहा है, तो 365 माइनस 52 माइनस 12, 301 दिन इंटू 3 शिफ्ट में काम होगा, हर शिफ्ट में 7 घंटे काम होगा, और हर घंटे में 1500 यूनिट्स बनेगी, 94,81,500, 94,81,500 यूनिट्स, ओके डन है। नेक्स्ट, आया समझ में, बिल्कुल सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केपीआई is used to measure efficiency of a manufacturing performance? इनमें से कौन सा की परफॉर्मिंग इंडिकेटर efficiency of manufacturing performance? तो आपको अगेन याद करना पड़ेगा ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मटेरियल टर्नओवर, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मटेरियल टर्नओवर। दूसरा प्रोडक्शन पर मशीन आवर, मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम टू अवेलेबल टाइम। ये बहुत ऐसे की केपीआई हैं या रेशियोज बोल दो जो अपने कभी पढ़े नहीं होते हैं, दिमाग लगा के ही यूज करना होगा। यूज टू मेजर एफिशिएंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस, तो एफिशिएंसी आपको जज करना था, मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस की बात हो रही थी,
तो बाकी कहीं कोई इतना रिलेट नहीं कर रहा था। एफिशिएंसी, मटेरियल कॉस्ट देखना, वो एफिशिएंसी में नहीं आएगा। कितना भी कॉस्ट हो सकता है, मटेरियल महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है, डजंट मैटर। आइडल टाइम टू अवेलेबल टाइम, वो मटेरियल के लिए टाइम नहीं आएगा, वो लेबर के लिए आएगा। प्रोडक्शन पर मशीन आर, ये भी मशीन वगैरह के लिए रहेगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस, हाँ ये जरूर मेरे दिमाग में आ सकता था या आपके भी दिमाग में, सर प्रोडक्शन पर मशीन आर, बिल्कुल प्रोडक्शन पर मशीन आर, बट आंसर इज ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मटेरियल टर्नओवर। नाउ नेक्स्ट, द फॉलोइंग डिटेल रिलेट टू मैंग लिमिटेड आर गिवन। क्या दे रखा है, 4 खर्चे दे रखे हैं और पूछा है कि बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस कितना होगा एज पर CS10। CS10 किसके लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए। तो जो रॉयल्टी पे किया तुमने 25,000 का, हायर चार्जेस ऑन इक्विपमेंट 20,000 के, डिजाइन चार्जेस जो है 18,000 का, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस कितने के, 22,000 के। 85,000 टोटल है, टोटल लगा के लिख दो। सारे खर्चे, चारों के चारों खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट है, चाहे रॉयल्टी हो, चाहे हायर चार्जेस ऑन इक्विपमेंट, डिजाइन चार्जेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है। नेक्स्ट, वेजेस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, भैया कॉन्ट्रैक्टर को एम्प्लॉय की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया था, एक्सक्लूडेड फ्रॉम। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, लास्ट वाला सर, लास्ट वाला तो रेवेन्यू से रिलेटेड है। ओके, द फिगर बिलो आर अवेलेबल फॉर द रिलायंस बस्टेड प्रोडक्शन आपको दे रखा है 800 यूनिट्स का। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, हर यूनिट में कितने घंटे, हर यूनिट बनाने के लिए 25 घंटे स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। एक्चुअल प्रोडक्शन 576 यूनिट्स का है। एक्चुअल वर्किंग आवर्स 12,000 घंटे। व्हाट इज द एफिशिएंसी रेशियो, देखो एक होता है एफिशिएंसी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, एक होता है कैपेसिटी रेशियो, और एक होता है एक्टिविटी रेशियो या वॉल्यूम रेशियो भी जिसको बोल सकते हैं। समझना इसको, ये तो आता है स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर पूरा लिखना हो तो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। कैपेसिटी कैसे आएगा, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। ओके, और एक्टिविटी आवर्स, एक्टिविटी आवर्स कैसे आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आर इनटू एक्चुअल आर डिवाइड बाय बजटेड आर, तो बन क्या जाएगा सर, एक्चुअल से एक्चुअल टकराए, है ना, जो भी हो अंजाम, क्या होगा अंजाम, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100। ओके डन। किसको पता नहीं हो तो कर लेना याद। स्टैंडर्ड आवर्स एफिशिएंसी, कैपेसिटी, कैपेसिटी किसमें, अमिताभ बच्चन, ए बी एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। ओके, उसके बाद हाँ जी, हाँ तुम किसी को किसी से भी जोड़ सकते हो ना, SA किसी का भी नाम ले सकते हो, तुम्हारी जो जो इच्छा उससे जोड़ो। ओके, एक्टिविटी रेशियोज क्या, स्टैंडर्ड अपॉन बजटेड, सेविंग बैंक एक्टिविटी, ओके जो भी तुम्हारी इच्छा हो। नाउ एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। चलिए अब देखो एफिशिएंसी रेशियो कैसे आएगा। सो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आर कितना है पर यूनिट 25, और एक्चुअल आउटपुट कितना है 576 यूनिट, तो 25 घंटे लगते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट। अगर मैं देखूं 576 यूनिट्स के लिए चेक कर लेंगे, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स कितने, एक्चुअल वर्किंग आवर्स है 12,000 आवर्स, इनटू कर दो 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 25 इंटू 576 डिवाइडेड बाय 12,000 इंटू 100 किया 120%। सिंपल, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 120%। ओके, बाकी अगर एक्चुअल आवर डिवाइड बाय बजटेड आवर्स वगैरह ये सब देखोगे तो एक्चुअल आवर्स
12,000। बजटेड आवर्स कितना? बजटेड आवर्स सर, बजटेड यूनिट्स कितनी है? 800। 800 यूनिट्स इनटू हर यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितने? स्टैंडर्ड आवर्स बच्चा वही लगेगा 25 घंटे हर एक यूनिट के लिए। तो बस 12,000 डिवाइड बाय कितना करना? 800 इंटू 25, 20,000 आया। और 12,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100 करूंगा तो 60%। 60%। कभी कैपेसिटी रेशियो पूछ ही लिया जाए तो ये क्या आएगा? 60%। ओके, इसको बाजू में लिख दें क्या? 120% को। ओके, और ऐसे ही लास्ट एक्टिविटी रेशियो पूछा जाए तो एसबी है ना। एस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है? स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट 25 घंटा इंटू 576, 14,400 आवर्स। और डिवाइड में रखो बजटेड, बजटेड कितना है? 800 इंटू 25, 20,000 आया था ना। 800 इंटू 25, 20,000। ओके, तो 14,400 डिवाइड बाय 20,000, 72%। 72%। ठीक है जी, डन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो याद रखना ना, तीनों रेशियोज काम के रेशियोज होते हैं। जनरली पूछा कौन सा गया? एफिशिएंसी। 2 बार पूछा गया, एफिशिएंसी रेशियो ही पूछा गया। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स। ओके, नेक्स्ट। द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन 15 किसके लिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट के लिए। ओके, ये 7 है और ये 8 है और ये 14 है। ठीक है, देख लेना। 42, A manufacturing unit assured during the financial year, अगेन वो क्वेश्चन आ गया कौन सा? वैल्यूडेड वाला। तो सेल्स लिया जाएगा 1250, एक्सपोर्ट इंसेंटिव 85, अदर इनकम नहीं आता है 95 लिया, मेटेरियल लेस किया 634। ओवरहेड ना चाहते हुए भी मैं मतलब चाहते हुए भी मैं लेस नहीं कर रहा हूँ, चाहते हुए भी लेस नहीं कर रहा हूँ। 1250 प्लस 85 प्लस 95 माइनस 634, 796। ओके सर, एग्जाम में आए तो ऑब्वियसली यार 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे करवाए तो तुम भी वैसे ही करोगे ना। ठीक है, अगर उन्होंने गलत कर दिया तो ऐसे थोड़ा ना होता है। ठीक है, रॉयल्टी पेड ऑन द प्रोडक्शन 35,000, जॉब चार्जेस, स्पेशल डिजाइन चार्जेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 27,000, ट्रेवलिंग अब्रोड फॉर ट्रेनिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताना है तो सबको जोड़ देना। डायरेक्ट एक्सपेंस वाला जो क्वेश्चन आ रहा है ना, जनरली एक बार 2-4 बार नाम पढ़ लेना, पता चले मेटेरियल कॉस्ट डायरेक्ट मेटेरियल लिखा हो तुम डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल रहे हो। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ना तो वो मटेरियल का पार्ट है और ना ही वो कोई एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है। ये क्या है? ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए लग रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। Which of the following ratio appear as profitability ratio in part D of annexure to the cost audit report? जिसकी मैं बात कर रहा था ना, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, उसके जो भी एनेक्शर है एक बार आप ओपन करना अपना मॉड्यूल, उसमें सर्च करना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के एनेक्शर, स्टार्टिंग के 100 पेज में कहीं शायद मिल जाएगा। उसका एनेक्शर दे रहेगा, उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उनकी हेडिंग हेडिंग एक बार पढ़ लेना, जरूर से पढ़ लेना, है ना, कि कौन सा सर्विस सेक्टर के लिए, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट डी में क्या आ रहा है? पार्ट डी में जैसे प्रॉफिट रिकंसिलिएशन आ रहा है, वैल्यू एडेड आ रहा है, रेशियोज आ रहे हैं। तो उन्हीं में बोला कि जो रेशियो आ रहा है उसमें ये कौन सा, इन चारों में से कौन सा रेशियो वहां पर है। तो वहां पर जो इतने भी रेशियोज नाम दे रखे हैं उसमें एक रेशियो का नाम ये भी है, पीबीटी टू वैल्यू एडेड, एक है पीबीटी टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस यहाँ पे दिक्कत हो सकती थी, पीबीटी टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ बोला नेट प्रॉफिट टू सेल, नेट प्रॉफिट नहीं, पीबीटी। पीबीटी टू वैल्यू एडेड भी है वहां पे, पीबीटी टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, पीबीटी टू नेटवर्थ है, पीबीटी टू कैपिटल एम्प्लॉयड है। ये 4 है वहां पे। कहाँ पे? मॉड्यूल में जाना, कहाँ पे देखोगे? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देखना, उसके एनेक्शर्स मिलेंगे तुमको, एनेक्शर्स में पार्ट ए बी सी डी मिलेगा। उस ए बी सी डी का भी हेडिंग हेडिंग तो जरूर याद रखना। कौन सा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पार्ट सर्विस सेक्टर के लिए, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनके याद रखना एक बार, हेडिंग हेडिंग्स में थोड़ा याद रखना। पार्ट डी, पार्ट डी में क्या याद रखना? पार्ट डी में तुमको
वैल्यू एडेड आ जाता है, रिकंसिलिएशन आ जाता है, रेशियोज आ जाते हैं, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं वहां पर। तो ये अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार ओपन करके जरूर पढ़ लेना। तो वही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में कौन से रेशियोज दे रखे हैं, काफी चार रेशियोज ये दे रखे हैं, दो सॉल्वेंसी के, जैसे डेट इक्विटी दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है, तो वो भी दे रखे हैं वहां पर। तो उसमें में से एक ये है, बाकी तीन है क्या? बाकी तीन नहीं दे रखे सर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पूछा है ना, दिस वन। ये सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट ये है, लेकिन ये सॉल्वेंसी रेशियो का पार्ट है, सॉल्वेंसी रेशियो ये है, लेकिन सॉल्वेंसी रेशियो ये। ओके, बाकी तो है भी नहीं, बाकी तो है भी नहीं। चलिए, नेट प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसको पीबीटी ही बोला जाएगा। आगे देखो, याद रखना ना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे कर रहा है? यूटिलिटी कॉस्ट से कर रहा है। गैप जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, द कॉस्ट ऑफ कैन सप्लाइड फ्रॉम ऑन फार्म टू द शुगर मिल इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओके, तो भैया शुगर मिल के लिए जो कैन आ रहा है, कैन की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल है, वही तो इसको यूज कर रहे हैं शुगर बनाने में। ओके, ये आप खुद कर सकते हो, आप करना, बता रखा है मैंने, वही 1000 kg, उसमें से माइनस करना, चालू करना, 8%, 6%, 4%, 4% और 9%। ओके, नेक्स्ट, सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स 2000, द असेसेबल वैल्यू क्या रहेगा? असेसेबल वैल्यू सर जो भी कॉस्ट है उसका 110%, CS4 110% कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, मतलब खुद ही यूज कर रहे हो तो असेसेबल वैल्यू क्या रहेगा? 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। CS23 ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट से रिलेट करता है। द फिगर बिलो आर अवेलेबल फॉर द गुड लक लिमिटेड। अगेन एफिशिएंसी रेशियो पूछा है, तो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है सर? 10 घंटे लगते हैं हर यूनिट स्टैंडर्ड आवर्स, और आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया कितना है? 720 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट के लिए देख रहे हैं हम लोग, एक्चुअल आउटपुट 720 यूनिट है, तो 720 यूनिट पे भैया 10 घंटे के साथ 1200 होते हैं, जबकि एक्चुअल आवर्स आपका है कितना? 6000 घंटे। अच्छा, 7200 डिवाइड बाय 6000, 120% इंटू 100 किया 120%। तो आपकी जो एफिशिएंसी वो कितनी है? 120% है। आगे बढ़ते हैं, रेम्युनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। भैया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर कुछ रेम्युनरेशन पे किया जाए तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, द एक्टिविटी ऑफ ओवरबर्डन रिमूवल, ये ऊपर का जो होता है ना, वो खान खदान के अंदर ऊपर की वो मिट्टी हटाते हैं, उस एक्टिविटी का नाम क्या है? स्ट्रिपिंग एक्टिविटी। बता रखा है, पढ़ा रखा है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डील विद, किससे डील कर रहा है सर? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 किससे डील कर रहा है? क्वालिटी कंट्रोल। नंबर याद रखना ना, क्वालिटी कंट्रोल। ओके, फिर उसके बाद सर ये कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, ये आई थिंक 13 है, और ये 2 है, और ये 1 है ना? देख लेना एक बार, कहीं मैंने गलत वलत लिख दिया हो तो एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है? ओके, मैं देख लेता हूँ ये कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, चेक कर लूं क्या मैंने सही लिखा है क्या। लिस्ट एक बार तुम पढ़ ही लेना ना यार, यहाँ से जितना भी है ये यहाँ पे मिलेंगी क्या? नहीं, ये यहाँ पे जितनी भी लिस्ट है वो एक बार ये पूरा पढ़ के जाना। CS1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, 2 कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, 3 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड, 4 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्विजिशन सप्लाई और गुड्स वाला, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला पूछ ही लिया, मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, यूटिलिटीज, ये सब पूछे गए। ये पैकिंग मटेरियल नहीं पूछा गया अभी तक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस काफी बार आ चुका है, 11th आ चुका है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 12 आ चुका है, 13 कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर लिखा मैंने सही, पॉल्यूशन कंट्रोल 14, 15 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आ गया, 16 नहीं है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, 17 इंटरेस्ट एंड करेंट चार्जेस आ गया, नहीं तो आ जाएगा। CS18 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये नहीं है देखा मैंने भी, 19 जॉइंट कॉस्ट, 20 रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फी, उसके बाद 21 क्वालिटी कंट्रोल, 22 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये नहीं पूछे गए ना 20, 21 और 22, 21 फिर भी पूछ लिया गया है, 20 और 22 नहीं पूछा गया है।
तो ध्यान से, जो नई चीजें नहीं पूछेगी उनको एक बार ध्यान से। 19 ज्वाइंट कॉस्ट, 20 रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ, और 22 है कौन सा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, एक बार मैंने रीड करवाने का पर्पज ये था कि भाई तुम लोग कर लो अपने से, याद करने, सारे याद करने जरूरी है। फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल इज कन्वर्टेड एट द रेट। भैया जो भी आपने मेटेरियल इंपोर्ट किया है उसका फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट किस रेट से कन्वर्ट होगा, भाई जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया उस दिन के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके होम करेंसी में कन्वर्ट कर लेना, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ, मतलब सर ये क्या बोलना चाह रहा है, अरे भैया तुमने कोई इंपोर्ट किया मटेरियल, मान लो $5,000 का, अब $5,000 को तुमको रुपीज में लिखना है, तो एक्सचेंज रेट कौन सा लोगे, $1 इक्वल टू कितना रुपया, वो कौन सी डेट का आएगा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है। Which of the following is not a forming part of the cost of transportation, demurrage charges, idle capacity is difference between installed and actual, idle मतलब केवल नॉर्मल नहीं पूछा है या एबनॉर्मल नहीं पूछा है, आइडल पूछा है, तो नॉर्मल से लेकर एक्चुअल तक का डिफरेंस पूरा आइडल है। ओके, फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल इश्यू कितने किए हैं, 24 इश्यू किए गए हैं। गाइडेंस नोट कितने इश्यू किए गए हैं, 13 गाइडेंस नोट इश्यू किए गए हैं, ये नंबर याद रख लेना। Which cost accounting standard deal with the material cost? CS6 कहा till today guidance note for the cost accounting standard is not issued by the cost accounting standard board. कौन से CS के लिए गाइडेंस नोट नहीं है, CS17 इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज, इतना छोटा सा था, उसके लिए क्या गाइडेंस नोट की जरूरत है। नेक्स्ट याद रखना है ना ये भी। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कितना होगा, परचेज प्राइस होएगा, आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, डैमरेज नहीं आएगा, तो 110 रुपए। ओके, नेक्स्ट डिटेल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर द कॉस्ट रिकॉर्ड, एम्प्लॉय कॉस्ट कितना, ग्रॉस एम्प्लॉय कॉस्ट है, टीडीएस डिडक्टेड है, मेगा टीडीएस डिडक्टेड है, तो क्या हो गया, देना तो पूरा 100 रुपए है ना, हमने टैक्स काट के दिया है, तो भैया 30 रुपए हम गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। ओके, तो पूरा 100 रुपए कंसिडर किया जाएगा। कौन सा सीएस कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी से रिलेट कर रहा है, 8 नंबर, पहले बोला था सीएस 8 किससे रिलेट कर रहा है, अब बोल रहा है यूटिलिटी से कौन सा रिलेट कर रहा है, 8, उल्टा पुल्टा पूछा ना। सीएस 10 किससे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेट कर रहा है, नंबर याद करना बहुत जरूरी है। फाइंड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सीएस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब भी ये नालायक क्वेश्चन देते हैं ना, 4 आइटम 5 आइटम देंगे, सबको ऐड कर देना, हो जाएगा। नाउ केस 66 से लेकर 70th क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या दिया, फॉलोइंग डेटा अवेलेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, ये आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है। क्या दे रखा है, सेल्स है, रॉ मटेरियल है, यूटिलिटीज है, पैकिंग मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, कंज्यूमेबल स्टोर, रिपेयर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ओवरहेड्स। पूछा गया व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, तो सर देखो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है, जितने भी खर्चे हैं वेरिएबल कॉस्ट में ये 3 नाम आ जाएगा, रॉ मटेरियल, यूटिलिटीज और पैकिंग मटेरियल। फिर उसके बाद बोला फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में कितना आएगा, सर फिक्स कॉस्ट में एम्प्लॉय कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट है 5 4 9 3 12 और 5 17 और 3 20, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। एम्प्लॉय कॉस्ट, कंज्यूमेबल स्टोर, रिपेयर एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ओवरहेड, ये सब बेसिकली इनका चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ओवरहेड केवल फिक्स्ड ही होता है, वेरिएबल ओवरहेड भी होते हैं, बट यहाँ पर इसको फिक्स्ड ही लिया गया है। ओके, मतलब सर काफी क्वेश्चन में तो ऐसा है कि इन्होंने ऐसा किया है, बिल्कुल। तो ये 70,000 हो गया, और ये सब हो गया है कितना, 5 4 9 3 12 12 5 17 और 3 20,000, ये हो गया है। ओके, फिर उसके बाद बोला व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। ओके, तो लाख माइनस 70 कितना, 30,000 रुपए का। व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए फिक्स कॉस्ट भी लेस कर दे, तो 20 भी लेस कर दोगे तो 10,000 आ जाएगा। व्हाट इज द रॉ मटेरियल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है सर 70 और 20 90, रॉ मटेरियल कितना 50,000, 50,000 डिवाइड बाय 90,000 करना 55.55, तो 55.56 हो गया। नेक्स्ट अगेन एक केस दे रखा था, मॉड्यूल में ही है, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी बहुत ही फर्जी सा है, ठीक है, याद रखना है। कॉस्ट कंपोनेंट दे रखे हैं, रॉ मटेरियल है, यूटिलिटीज है, पैकिंग मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, कंज्यूमेबल, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ओवरहेड, वही ऊपर वाले। विच ऑफ द कॉस्ट कंपोनेंट इज वेरिएबल इन नेचर, भाई 4 ऑप्शन है, हमने कहा था ये 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे इन 3 में से नाम क्या है, सिर्फ रॉ मटेरियल है, बाकी एम्प्लॉय कॉस्ट, कंज्यूमेबल, ओवरहेड, ये तो हमने फिक्स माना था, ठीक है।
विच कॉस्ट कंपोनेंट इज रिलेटेड टू एजिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी का एजिंग मतलब कितना पुराना है, कितने टाइम के साथ साथ जो चेंज हो रहा है। तो कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, ये प्लांट मशीन से रिलेट नहीं कर रहा, ओवरहेड भी नहीं। कंज्यूमेबल स्टोर्स, लुब्रिकेंट्स वगैरह, जैसे जैसे मशीन पुरानी होगी उसमें लुब्रिकेंट्स ज्यादा चाहिए, ऑयल वगैरह, ठीक है ना, ग्रीस, है ना, ये सब इसी के पार्ट है। GREASE, ग्रीस वगैरह, ये सब ज्यादा चाहिए। स्पेयर्स वगैरह, स्पेयर पार्ट्स, ओके। छोटे छोटे टूल्स वगैरह, ये ज्यादा नीड होगी। जैसे जैसे पुरानी हो जाएगी वैसे वैसे कंज्यूमेबल स्टोर्स ज्यादा चाहिए। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, इज रिलेटेड टू विच कॉस्ट कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट से रिलेट कर रहा है, ये भी लिख के आ जाना। क्या? कंज्यूमेबल स्टोर, अगेन स्पेयर पार्ट्स के लिए, स्टैंड बाय यूटिलिटीज वगैरह, इन सब के लिए। नाउ कोर्स नहीं, सोर्स ऑफ विच कॉस्ट कंपोनेंट इज फिक्स्ड एसेट रजिस्टर डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली फिक्स्ड एसेट के लिए डेप्रिसिएशन, ये ठीक है, ये समझ में आता है। बाकी तो देखो दो खतरनाक था मामला, समझना उनको, 72 और 73, ये आप पढ़ लिया तो ठीक है, एग्जाम में पहली बार आ जाएगा तो कुछ ना कुछ उलट पलट हो गए होगा, खासकर इसमें तो। आगे देखो, नेक्स्ट, विच कॉस्ट कंपोनेंट इन्वॉल्व एक्सपेंसेस विच आर ऑफ डिस्क्रिशनरी नेचर। इच्छा है देना है तो देना, नहीं देना नहीं देना, डिस्क्रिशनरी, रोका भी जा सकता, मतलब विच कैन बी पोस्टपोन, ओवरहेड। देना है, पोस्टपोन करना है, ये सब ओवरहेड में जाएगा। यूटिलिटीज, पैकिंग मटेरियल, इंश्योरेंस, ये सब तो नेसेसरी है, बट इट विल बी डिस्क्रिशनरी। कोई एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट खर्चा करना है कि नहीं करना है तो डिस्क्रिशनरी है, ये अपनी इच्छा पे डिपेंड कर रहा है, अभी करें कि पोस्टपोन कर दें। नाउ ट्रू फॉल्स बताने थे, ये आप एक बार खुद देख लेना, जितने भी ट्रू फॉल्स हैं और फिलअप्स हैं एक बार खुद देखना और एक बार पढ़ लेना। चलो बढ़िया से, तो मैं अभी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, काफी बड़ी हो गई वैसे भी। एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर लिए, ट्रू फॉल्स और कुछ फिलअप्स दे रखे थे मॉड्यूल के अंदर, एक बार के लिए आप यहाँ पे देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय।